सराफीना और मैंने एक साथ मौत को चकमा देकर सीधा नया जन्म लिया है। भाई लोग, लाइक वाला बटन तोड़ दो। पिछले जन्म में ये अप्सरा पूरे कॉलेज की सबसे खतरनाक बर्फ थी। पूरे 4 साल तक कॉलेज में मैंने इस कयामत को एक बार पलट कर भी नहीं देखा। मेरा स्वैग ही कुछ अलग लेवल का था, मेरी जान एकदम। पर तकदीर का खेल देखो यार, डिग्री मिलते ही घर वालों ने इसी जन्नत की अप्सरा को मेरी बीवी बनाकर घर में बिठा दिया। शादी वाले दिन ही मैंने अपना रूल सेट किया। मैंने सेराफीना के सामने 3 कड़क शर्तें रखी कि हमें सिर्फ अपने माँ बाप के सामने एकदम ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग करनी है, बिना फालतू ड्रामे, ताकि किसी को शक ना हो। और बाकी पूरी जिंदगी हम दोनों शांति से सिर्फ अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, कोई किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाने वाला। मेरे दिल में सेराफीना के लिए रत्ती भर भी फीलिंग नहीं थी और मैंने कभी उसकी पर्सनल लाइफ या उसके दोस्तों के बीच घुसने की कोई फालतू कोशिश भी नहीं की। मुझे कोई लोड नहीं लेना था। बदले में इस बंदी ने भी कभी मेरे काम में दखल नहीं दिया, चाहे मैं रात को कितनी भी देरी से घर लौट कर आऊं यार, चाहे मैं पूरी रात बाहर रहकर कुछ भी बवाल काट रहा हूं, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ना ही उसने कभी गलती से भी मुझसे कोई फालतू का सवाल किया। बॉस, मुझे लगा था कि सेराफीना भी बिल्कुल मेरे जैसी ही है, जिसने सिर्फ अपने घरवालों के भारी दबाव में आकर मुझसे ये बोरिंग शादी करने का फैसला लिया था। पर फिर वो पनौती वाला दिन आया जब एक खतरनाक बीमारी से अचानक मेरी टिकट कट गई और मेरी मौत की खबर सुनकर सेराफीना एकदम पागलों की तरह भागती हुई सीधा अस्पताल पहुंची थी यार। वो बिना किसी परवाह के सीधा डॉक्टर के पैरों में गिर गई और बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बस किसी तरह मेरे पति की जान बचा लीजिए ना, चाहे तो इसके बदले आप मेरी जान ले लो, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और उस वक्त मैं अपने नए भूत वाले अवतार में बेड के पास खड़ा था और अपनी आंखों से इस दर्दनाक तबाही को चुपचाप देख रहा था। मेरा एकदम फ्यूज उड़ गया। मैंने एक से ज्यादा बार उसे अपने गले से लगाने की पूरी जी जान से कोशिश की, पर हर बार मेरा ही पोपट हो जाता था, क्योंकि मैं एक भूत था और मेरे हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाते थे। क्या भसड़ है। मैं लगातार उसे शांत करने में लगा था, पर उसे मेरी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस पागलों की तरह डॉक्टर के सामने रोती रही भिड़ू, जब तक कि उसका दिमाग सुन नहीं पड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर नहीं गई। अब सेराफीना ने मेरी वो ब्लैक एंड व्हाइट अंतिम संस्कार वाली फोटो अपने सीने से लगा रखी थी यार। उसकी आंखों से आंसुओं की पूरी नदी बह रही थी। उसने उस फोटो वाले मरे हुए आदमी को एक अजीब से गहरे और सच्चे दर्द के साथ घूर कर देखा और बहुत ही प्यार से उस आदमी के चेहरे को छूने लगी। इंच दर इंच हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा तड़प और दिल चीरने वाला दर्द था। इतनी खतरनाक आशिकी देखकर तो मैं भी हिल गया। फिर अचानक सेराफीना ने बहुत ही कैजुअल तरीके से नींद की गोलियों की एक पूरी डिब्बी उठाई। वो हमेशा के लिए अपने इस तड़पाने वाले दर्द का गेम बजाना चाहती थी। तभी ब्रिया ने एकदम निंजा वाली स्पीड में आकर उसके हाथ से वो गोलियां छीन ली। यार, ब्रिया चिल्लाई, सेराफीना दिमाग खराब है क्या? पूरे 4 साल बीत चुके हैं, वो जा चुका है। ये कड़वा सच सुनते ही सेराफीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका रंग एकदम कागज की तरह उड़ गया था। एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। हाँ भाई, वो बंदा सच में मर चुका था, पूरे 4 साल पहले ही खत्म हो गया। जब सेराफीना ने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज में एक अजीब सी टूटी हुई कंपाहट साफ महसूस हो रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो यार। अपनी इस मस्त भूत वाले फॉर्म में मैंने इस पूरे ड्रामे की एक एक डिटेल को अच्छे से स्कैन कर लिया। ब्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बहुत ही प्यार से समझाने लगी कि देख, कल उसकी बरसी है। अब वक्त आ गया है कि तू हमेशा के लिए इस चैप्टर को बंद कर दे और आगे बढ़ जा। पुराने वक्त को अब गुड बाय बोल दे। सेराफीना ने भी धीरे से अपनी मुंडी हिला दी। फाइनली अब पुरानी यादों का कचरा साफ करने का टाइम आ गया। मेरे जैसे बंदे के लिए वो पूरे 4 साल तक डिप्रेशन में सड़ती रही। उसी शाम सेराफीना ने टेबल भरकर दुनिया भर का तगड़ा खाना तैयार कर दिया था। एकदम रॉयल वाली दावत सजा दी भाई। फिर सेराफीना ने अपने हाथों से एक मस्त खट्टा मीठा चिकन का पीस उठाया, जैसे वो मुझे खिलाने के लिए एकदम बेताब हो रही हो। क्या ही बात है। उसने वो पीस टेबल की दूसरी तरफ रखे, एक खाली बाउल में डाला और अपनी पुरानी आदत के हिसाब से अकेले ही खुद से बातें करना चालू कर दिया था, बिना किसी ब्रेक के। कैलिन, देखो, ये सब तुम्हारी फेवरेट डिश हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुमसे शादी करने से पहले मुझे एक अंडा भी ठीक से उबालना नहीं आता था। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने एक मास्टर शेफ से पसीना बहाकर खाना बनाना सीखा था। फिर सेराफीना ने अपना हाथ आगे किया और वो चाकू वाले पुराने निशान दिखाए भिड़ू। जहां उसकी उंगलियां कटी थी वो बहुत ही क्यूट तरीके से मुंह बनाते हुए बोली। उसके चेहरे पर एकदम असली वाला दुख दिख रहा था। मैं सच में बहुत बड़ी ढक्कन थी यार। मैंने न जाने कितनी बार अपनी उंगलियों का कबाड़ा किया था, पर जब मैं तुम्हें अपने हाथ का बना खाना पूरे मजे से ठूसते हुए देखती थी ना मेरी जान, तो मुझे लगता था कि मेरी सारी मेहनत एकदम वसूल हो गई है। मुझे खुद के टपकने के बाद ही ये भारी बात समझ में आई थी मेरे भाई, कि ये सारा का सारा कड़क खाना खुद सेराफीना ने अपने नाजुक हाथों से पकाया था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार इसे चखा था ना, क्या स्वाद था। मुझे लगा था कि ये खाना सच में एकदम बवाल बना है। मैंने तो अपने दिमाग में सोच लिया था कि सेराफीना ने कोई 5 स्टार वाली मेड रख ली है यार। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब भी मैं फुल पीकर टुन रहता था वो मुझे संभालती थी। मेरे पहने हुए हर कपड़े को वो खुद प्रेस करती थी। जब मैं घोड़े बेचकर सो रहा होता था तो वो छुपकर मुझे किस भी कर लेती थी बिना कुछ बोले। वो हमेशा मेरी ढाल बनकर हर पल मेरी इतनी भयंकर वाली केयर करती रहती थी मेरी जान। और एक मैं गधा था जिसे इस तगड़े प्यार की कोई भनक तक नहीं लगी। मैं हमेशा उसे ऐसे इग्नोर मारता था जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। सेराफीना ने फिर से मेरे लिए एक मसालेदार उबली हुई मछली का पीस उठाया और फिर आगे बोली, आज ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए ये खाना बना रही हूँ यार। कल तुम्हारी कब्र पर आने के बाद मैं तुम्हारे नाम की सारी यादों का अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह से गेम बजा दूंगी, समझ गए ना।
यही हम दोनों के लिए एकदम सही रहेगा। मैंने एक गहरी भूत वाली सांस छोड़ी। हालांकि सेराफीना पहले से ही अपनी 30 की उम्र पार कर चुकी थी बॉस, फिर भी उसका वो कातिलाना जादू एकदम बरकरार था। वो मैच्योर और कतई जहर लग रही थी उसे। मेरे जैसे मुर्दे के पीछे अपनी जिंदगी झंड करने की कोई जरूरत नहीं थी यार। मेरे जैसे बंदे के लिए डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं था। वो एक शानदार नई जिंदगी डिजर्व करती थी। अगले दिन सेराफीना ने एक एकदम सफेद रंग की खूबसूरत सी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी और वो सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकल गई। वो चलकर सीधे मेरी कब्र के सामने आकर खड़ी हो गई। आज सेराफीना सच में किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी, कसम से। उसके लंबे बाल बहुत ही शानदार लहरों की तरह सेट किए हुए थे। उसके चेहरे पर एकदम किलर वाइब देने वाला बेदाग मेकअप था, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए यार। उस एकदम कड़क और सफेद वेडिंग ड्रेस में वो कयामत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आम सी दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। लगा जैसे सीधे 9वें आसमान से कोई अप्सरा नीचे उतरी हो। मुझे हमेशा से पता था कि सेराफीना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी उसे भाव देने की जरूरत ही नहीं समझी। यहाँ तक कि शादी के वक्त भी मेरा सारा फोकस बस उन पकाने वाली फालतू रस्मों को जल्दी खत्म करने पर ही था यार। मैंने उस पर कभी कोई एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दिया कि वो अच्छी लग रही है या बुरी। तब सेराफीना ने मेरी कब्र को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। वो बहुत ही प्यारी स्माइल थी, एकदम कातिलाना और खतरनाक वाली खूबसूरत। मेरी दोनों भूतिया आंखें बिना पलक झपकाए बस सेराफीना को ही घूरे जा रही थी। कसम से मजा आ गया था गुरु। देखो मैं भी कितनी बड़ी पोपट हूँ, तुम्हें तो वैसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। उसके मुंह से निकले इन शब्दों में एकदम कड़वा वाला दर्द भरा हुआ था। सेराफीना ने मेरी कब्र के सामने वो फूल रख दिए और पत्थर पर खुदे हुए कैलिन नाम के उन 2 अक्षरों को बहुत ही गहराई से देखने लगी बॉस। पुरानी यादों ने एकदम से उसे जकड़ लिया था। उसका दिल दर्द से बुरी तरह छलनी हो गया। वो बोली, कैलिन क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मेरी जान बताओ ना। हाँ सेराफीना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना भूत वाला हाथ उसके सिर पर रखा। भले ही उसे मेरा वो टच बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था यार, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये कर दिया। तुम मुझे क्यों ही याद करोगे यार? भला तुम मुझे याद ही क्यों करोगे? ये बोलते हुए सेराफीना के चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान आ गई। पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये बोलते हुए सेराफीना की आंखों से आंसू मोतियों की तरह लगातार एक के बाद एक करके नीचे जमीन पर गिरते ही जा रहे थे एकदम। ये बोलना काफी अजीब है, पर भले ही तुम अब यहाँ मेरे पास मौजूद नहीं हो, फिर भी मुझे लगातार ऐसा लगता है कि तुम साथ हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी मेरे बालों को सहला रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा हाथ जो सच में उसके बालों को सहला रहा था वो हवा में ही रुक गया और मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। कैलिन सच कहूं तो मैं भी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, पर मैं मर नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर उनकी फिक्र ना होती तो मैं भी कभी की ऊपर पहुंच जाती। इसी वजह से मेरी और उनकी अब तक कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। मैं कुछ ही दिनों में दूर जा रही हूँ, इस मनहूस शहर को बहुत पीछे छोड़कर हमेशा के लिए, और मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। तो अपने जाने से पहले मैं चाहती थी कि तुम मुझे शादी के इस खूबसूरत जोड़े में जी भर कर अच्छे से देख लो, सिर्फ तुम्हारी नजरों के लिए ही। मैं अब किसी और के लिए जिंदगी में दोबारा कभी शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी। ये कड़क बात बोलकर सेराफीना ने मेरी कब्र वाले पत्थर की तरफ अपना हाथ हिला दिया। कैलिन मैं अब जा रही हूँ, हमेशा के लिए अलविदा। उसने बहुत ही भारी मन से अपनी नजरें वहां से हटाई और काफी देर तक वहीं रुकने के बाद आखिरकार वो वहां से मुड़कर जाने ही लगी थी। मैं भी अपनी कब्र के एकदम सामने चुपचाप खड़ा रहा और उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं गया। मैं बस वहीं पर खड़े होकर सेराफीना को अपने से दूर जाते हुए देखता रहा। सेराफीना अभी हाईवे के किनारे तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक उसे याद आया कि उसने अभी भी अपनी उंगली में शादी की वो अंगूठी पहन रखी है। वो मेरी यादों को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते मेरी वो शादी की अंगूठी मुझे वापस लौटा देना चाहती थी। इसलिए सेराफीना ने तुरंत उसे अपनी उंगली से बाहर खींचना शुरू कर दिया। तभी अचानक से वो अंगूठी उसकी उंगलियों के बीच से फिसलकर नीचे गिर गई और फिर जमीन पर लुढ़कते हुए एकदम सीधी सड़क के बीचों बीच जाकर रुक गई। ये तो तगड़ा लोचा हो गया ना। मेरी अंगूठी। सेराफीना जल्दी से उस अंगूठी के पीछे सड़क पर भागने लगी। ये वही खास अंगूठी थी जिसे मैंने हमारी शादी वाले दिन खुद अपने हाथों से बड़े प्यार से उसकी उंगली में पहनाया था। उसने इसे एक बार भी नहीं उतारा था और ठीक उसी वक्त एक बहुत ही भारी भरकम डंपर ट्रक, जिसे सब लेजेंडरी इसेकाई एक्सप्रेस भी कहते हैं, वो सीधा वहां पर आ धमका। ट्रक कुन अचानक से पूरी फुल स्पीड में एकदम तबाही मचाते हुए सीधा उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और मैंने चिल्लाया, सेराफीना वहां से हट जाओ जल्दी से। मैं हवा में उड़ते हुए उसके पास गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, पर तभी जोरदार बूम उस डंपर ट्रक ने बिना किसी रहम के उसे बुरी तरह टक्कर मारी। मैं एकदम बेबस होकर देखता रहा जब सेराफीना टक्कर खाकर हवा में उड़ते हुए एक बहुत ही भयानक और खौफनाक गोलाई बनाते हुए नीचे गिरने लगी। वो एकदम पतझड़ के किसी सूखे पत्ते की तरह बिखरकर जमीन पर आ गिरी और मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली जिससे सुनकर रूह कांप जाए। भाई, मेरी उस चीख से तो कोई चुड़ैल भी डर जाए। मैं सेराफीना को खून से लथपथ पड़ा हुआ देख रहा था। उसका लाल खून सफेद जोड़े पर फूलों की तरह बुरी तरह से फैल ही रहा था। उसके एकदम बेदाग और सफेद शादी के जोड़े पर खून ही खून था और सेराफीना का चेहरा किसी कागज की तरह पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने बहुत ही कमजोरी से अपना सिर मेरी उस कब्र की तरफ देखने को घुमाया। मरते हुए उसके होठों पर एक बहुत कड़वी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों के कोनों से एक के बाद एक करके आंसू लगातार नीचे बह रहे ही थे। शायद ये भी ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेराफीना, हिम्मत मत हारना, बस एम्बुलेंस यहाँ किसी भी पल आती ही होगी। तुम बस मेरी बात सुनती रहो, हार मत मानना जान। तुम्हें मरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मैंने बार बार सेराफीना को अपनी बाहों में उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मेरी सारी मेहनत एकदम बेकार ही साबित हुई थी।
इस लाचारी ने मुझे खुद से इतनी भयानक नफरत करा दी कि मैं क्या बताऊं कैलन। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मिलना और फिर अपना दिल हारकर तुम्हारे प्यार में बुरी तरह लट्टू हो जाना ही तो था। सेराफिना जितना ज्यादा मुझसे बात कर रही थी, उसके आंसू भी उतनी ही तेज रफ्तार से बिना रुके नीचे गिरे जा रहे थे। अगर सब कुछ वापस शुरू हो सकता तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुमसे दोबारा कभी प्यार नहीं करती कैलिन। जब तक उसने अपनी आखिरी बात बोली तब तक सेराफिना की जिंदगी की पूरी ताकत लगभग पूरी तरह से खत्म हो ही चुकी थी, एकदम ना बराबर। जब तक कि वो अपने उस गहरे लाल खून से भरे तालाब में गिरकर पूरी तरह से बेजान नहीं हो गई। नहीं, मैं पागलों की तरह एकदम जोर से चिल्लाया। अगर ये सब कुछ सच में दोबारा से शुरू हो सकता तो मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और तुम्हें कोई भी छोटी सी छोटी परेशानी भी कभी नहीं होने दूंगा, ये पक्का। तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगा। मैं ये बात सोच ही रहा था कि तभी अचानक मैंने अपना सिर जोर से पकड़ लिया। मेरा सिर भयंकर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाएगा। मेरी आंखों के सामने एकदम घना अंधेरा छा गया और मैं भी बेहोश होकर सीधा सेराफिना के ठीक बगल में जमीन पर गिरकर लेट गया। सब कुछ मिट्टी से शुरू होकर वापस उसी मिट्टी में ही मिल गया और जब मेरी आंखें दोबारा से खुली तो मुझे समझ आया कि मेरा तो फिर से पुनर्जन्म हो गया है। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर आ रहे उस टाइम को बहुत ही ध्यान से देखा जिस पर 12 जुलाई 2021 लिखा था। मैं असल में टाइम ट्रैवल करके अपने उन पुराने कॉलेज के दिनों में वापस आ चुका था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी पत्नी सेराफिना ने भी किसी चमत्कार की तरह मेरे साथ ही दोबारा जन्म ले लिया है। इस वक्त मैं स्कूल के मेडिकल रूम में बड़े मजे से लेटा हुआ था क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट रखा था और मैं यूं ही मजे में उस बास्केटबॉल कोर्ट के पास से अपना टहलता हुआ गुजर रहा था। तभी हवा में उड़ती हुई एक बास्केटबॉल स्नाइपर की गोली की तरह सीधा मेरे सिर के पीछे आकर बड़ी ही जोर से लगी थी। इस वक्त मेरी प्यारी सेराफिना कॉलेज में मेरी क्लासमेट ही थी और जिस इंसान ने मेरे सिर के पीछे वो खतरनाक बास्केटबॉल इतनी जोर से मारी थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सेराफिना की ही क्लास का एक आम सा छात्र ही तो था। तो अब से कुछ ही देर में क्लास की मॉनिटर होने के नाते सेराफिना अपनी पूरी क्लास की तरफ से मेरा हाल चाल पूछने के लिए मेरे पास यहाँ कमरे में आने वाली थी। यही बात सोचकर मैंने बहुत ही ज्यादा खुशी से अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर लीं और सेराफिना की शानदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार करने लगा। तभी अचानक से दरवाजे के बाहर से मुझे किसी के कदमों की आवाज आती हुई सुनाई दी और वो आवाज मेरे बिस्तर की तरफ ही आ रही थी, मतलब वो मेरे एकदम पास आ गई ही थी। दवाइयों की एक बहुत ही अजीब सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैं इस महक से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ भी था। ये वो एकदम अलग और खास जिस्म की महक थी जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेराफिना की ही तो थी। उस खुशबू ने मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी नाक से थोड़ी और गहरी सांस अंदर की तरफ खींची। सुनिए, किसी मीठे पंछी जैसी सुरीली आवाज मेरे कानों में अचानक से गूंज उठी और ये कोई और नहीं बल्कि खुद सेराफिना थी। सेराफिना इस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए मुझ गरीब की तरफ थोड़ा सा नीचे झुककर देख ही रही थी। उसकी नशीली आंखें आधी खुली हुई थीं और उसकी पलकें एकदम घनी और इतनी ज्यादा नाजुक थीं जैसे कि सच में किसी खूबसूरत तितली के प्यारे से पंख हों। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सेराफिना का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं मेरे लिए सेराफिना के दिल में छुपे हुए उस गहरे प्यार को कभी नहीं जान पाया था। मेरी मौत के बाद के उन 4 सालों तक मैं हर एक पल बस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से समेट लेना चाहता था और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए था। पर हर बार मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता था। वो बहुत ही भयानक लाचारी मैं कभी भी नहीं भूल सकता यार। मैंने उस दर्द को इतनी बार लगातार महसूस किया था कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता था एकदम। और अब आखिरकार मैं सच में उसका हाथ पकड़ सकता था। वो एकदम गर्म और बहुत मुलायम था। सेराफिना अपना हाथ छुड़ाने की बजाय एकदम खाली आंखों से बस मुझे हाथ पकड़े हुए घूरती ही जा रही थी। उसके कानों के हिस्से एकदम साफ लाल होते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने कई सेकंड तक अपने ही अंदर लड़ने के बाद किसी तरह अपने होठों को आपस में एकदम कसकर सिकोड़ लिया। उसने अपना हाथ झटके से वापस खींचने की कोशिश की, पर नतीजा क्या निकला? उसकी ये सारी कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहीं। अगर सेराफिना मुझसे कुछ नहीं बोलने वाली थी तो मैंने भी अपनी आंखें बंद रखकर मरने का नाटक करते रहने का पक्का फैसला किया। ठीक उसी वक्त सेराफिना की बेस्ट फ्रेंड ब्रिया एकदम से धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसी और बोली, ओए ठरकी इंसान, हमारी सेराफिना का हाथ छोड़ दे, तू अभी के अभी फौरन। ब्रिया गुस्से में आगे आई और पूरी ताकत से मेरी उंगलियों को खींचकर हटाने लगी। तभी सेराफिना बोली, ब्रिया आराम से यार, उसे दर्द हो रहा होगा, उसे अभी भी चोट लगी है, तुम इस तरह उसे और ज्यादा चोट पहुंचा दोगी। सेराफिना ने उसे रोकते हुए तेज आवाज लगाई। सेराफिना की मुंह से ये प्यारी सी बात सुनकर मेरा सख्त लौंडा पिघल गया और दिल एहसान से भर गया। भाई सच में एक बीवी का होना ही जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज है। सेराफिना, क्या तेरे को भी बास्केटबॉल ने कूट दिया? क्या तेरा फ्यूज उड़ा है जो ये नल्ला मौके का फायदा उठा रहा है और तू इस डम फट्टू की इतनी फिक्र कर रही है? ब्रिया ने सेराफिना को एकदम फटी आंखों से देखा जैसे उसको कोई बहुत तगड़ा शौक लगा हो, पर सेराफिना के चेहरे पर एक जहर जैसी फीकी और ठंडी मुस्कान थी। उसे देखकर एकदम अजीब लग रहा था। उसने अपने मन में पक्की कसम खा ली थी कि अगर उसे दोबारा जिंदगी मिले तो वो मुझ जैसे पनौती इंसान से कभी भी और किसी भी कीमत पर कोई रिश्ता या वास्ता नहीं रखना चाहेगी। वो पुरानी सेराफिना जो मुझ पर बुरी तरह लट्टू थी, वो मेरी कब्र के सामने हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। अबे ओ, तू सुन ले मेरी बात। मुझे मालूम है तू जाग रहा है। तू किस खुशी में हमारी सेराफिना का हाथ पकड़कर मजे ले रहा है। हरामी, तुरंत छोड़ दे इसे, वरना तेरा गेम बजा दूंगी। ब्रिया बवाल काटते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बुरी तरह चिल्लाने लगी। मैंने हाथ नहीं छोड़ा। अभी इसने मुझे गेंद से ऐसा कूटा कि मैं सीधा ऊपर जाने वाला था। मैं सच में यमराज के दर्शन करने वाला था। अब तो इसको मेरी पूरी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी।
मैंने जानबूझकर उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा और उसे और कसकर पकड़े रखा। मैंने इतनी जोर से खतरनाक झटका मारा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो औंधे मुंह सीधा मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी, जिससे सब कुछ एकदम से पूरी तरह भारी तमाशाही बन गया। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी टांगों के बीच में जा धंसा। भले ही हमारे बीच मोटा कंबल था, लेकिन फिर भी उसके कान शर्म से एकदम लाल हो गए और उसकी पूरी की पूरी हवा टाइट हो गई थी। मेरा खुद का चेहरा भी शर्म और मजे से बिल्कुल बैगन की तरह लाल हो गया था। ये तो एकदम पक्का है कि मैंने मजे लेने के लिए ही उसे अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा था, लेकिन वो जिस नाजुक जगह पर आकर गिरी वो आफत बन गया। उसने मेरे पसीने छुड़ा दिए और दर्द के मारे मेरी तो सच में पूरी खटिया खड़ी हो गई। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। सेराफिना की आंखें फटी रह गईं। उसने अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे कोई तगड़ा शौक लगा हो और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो घबरा गई और उसने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं और वो एकदम पागल हो रही थी। उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था। फिर उसने अपना गला साफ किया, खुद को कंट्रोल किया और अपनी झल्लाहट को छिपाते हुए किसी तरह से मेरे सामने बोलना शुरू किया। मैं फाइन आर्ट्स क्लास 9 की मॉनिटर हूँ और मेरा नाम सेराफिना है। अभी हमारी क्लास के लौंडे दूसरों के साथ बास्केटबॉल का मैच खेल रहे थे और सब कुछ एकदम सही चल रहा था। तभी क्लास 8 के एक बेवकूफ ने बॉल बाहर फेंक दी जो सीधे तुझे लग गई और बिना बात के रायता फैल गया, जिसका हमें सच में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा। मैं अपनी क्लास की तरफ से माफी मांगती हूँ। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा तेरे को। कम से कम मुझे एक बार दावत तो खिलानी ही पड़ेगी। मैं अब और बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे जल्द से जल्द अपना रिश्ता उसके साथ एक नंबर करना था और उसे अपनी बंदी बनाने का जुगाड़ करना था। भले ही हम क्लासमेट थे पर हमने कभी बात नहीं की, तो उसके साथ टाइम बिताने का ये तगड़ा बहाना था जिससे मैं उसके और भी ज्यादा करीब जा सकूं बिना शक। अब सेराफिना मुझे शक की निगाह से घूर रही थी। उसे कुछ तो बड़ा लोचा लग रहा था कि आखिर मैं ऐसा चिपकू बर्ताव क्यों कर रहा हूं अचानक से। इस पूरी कहानी का सीन ही गलत था। सेराफिना को अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में क्या खतरनाक बवाल हुआ था और कैसे कचरा हुआ था। जब वो मुझसे मिलने आई थी तो मैंने उसे एकदम इग्नोर मारा था। वो पूरे कॉलेज की कयामत थी और हर कोई उसके पीछे पूरी तरह से पागल होकर घूमता था। आशिकों की लंबी लाइन कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन मैंने ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसके दिमाग में खुजली होने लगी थी और उसका माथा ठनक गया था। पिछले जन्म में उसने सोच लिया था कि अब मुझसे कोई भी वास्ता नहीं रखेगी, क्योंकि जो दर्द और तबाही उसने मेरी वजह से सही थी वो उसे जिंदगी में दोबारा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। वो किसी भी हालत में दोबारा उस नरक को नहीं झेलना चाहती थी। अरे कैलिन, कोई बात नहीं, मुझे लड़कों के साथ खाने की कोई खास आदत नहीं है, लोड मत ले। मैं भी लड़कियों के साथ नहीं खाता। चल एक दूसरे की मदद करते हैं और आराम से इस चीज की आदत डाल लेते हैं। हम दोनों पूरी जिंदगी भर तो कुंवारे नहीं रहेंगे। मैंने एकदम ठान लिया था कि इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इसे अपनी पक्की बंदी बनाकर ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए, अब ये मेरे जाल से कभी बाहर नहीं जा सकती और सारा गेम मेरे हाथ में होगा। सेराफिना का दिमाग दही हो गया कि ये कैलिन चिपकू बंदर की तरह क्यों चिपक रहा है। इसका फ्यूज उड़ गया है। क्या वो मुझे मना करने का एक तगड़ा और सॉलिड बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी? मेरी माँ सख्त है, अगर उसने मुझे किसी लड़के के साथ देखा तो बवाल हो जाएगा, तो फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। मैं सीधा तेरे घर आ जाऊंगा और वहीं खाएंगे। तेरे घर जाना भी मेरे लिए सही रहेगा। मैंने ये बात भी घुसेड़ दी। अब बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था तो उसे हाँ करनी ही पड़ी मजबूरी में। मैं उसके साथ कोई भी घटिया हरकत थोड़ी करने वाला था। बस ये दावत खत्म होते ही वो मुझसे कोसों दूर भागने वाली थी और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी इस जन्म में। सिराफिना अपनी नजरें नीचे झुकाकर गहरी सोच में डूब गई थी। मैं भी अपने दिमाग में खुराफाती गेम सेट कर रहा था कि तभी मुझे एक जरूरी बात याद आई। अभी थोड़ी देर पहले ही सेराफिना ने मेरा नाम पुकारा था। ये बात बहुत अजीब है। इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता? मुझे उसका नाम पता हो ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो पूरे कॉलेज की अप्सरा थी और यहाँ का ऐसा कौन सा लौंडा होगा जो उसका नाम न जपता हो। पिछले जन्म में मैंने इन फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मुझे मालूम था कि वो हमारे कॉलेज की सबसे कड़क माल है। लेकिन मैं तो बिजनेस डिपार्टमेंट का एकदम नल्ला और आम सा लौंडा था, तो फिर उसे मेरा असली नाम कैसे मालूम था? क्या चक्कर है ये? क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही मुझ पर फिदा हो? ये सोचकर मैंने खुशी से हाथ मले। कल जब मैं उसके साथ खाना खाऊंगा तो पक्का कोई मौका देखकर असली माजरा निकालूंगा। मैंने खुशी से अपने हाथ मले। कल जब मैं उसके साथ खाना खाऊंगा तो पक्का कोई मौका देखकर असली माजरा क्या है ये बाहर निकाल ही लूंगा। लेकिन अगले दिन दोपहर इस समय सेराफिना मुझसे पहले वहां नहीं आई, बल्कि उसकी जगह मुझे उसके सबसे बड़े फट्टू आशिक कॉल्डवेल का सामना करना पड़ा। वो बचपन से लेकर कॉलेज तक सेराफिना का क्लासमेट और एक पड़ोसी था और हमेशा उसके पीछे कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते घूमता था। जिस दिन मैं और सेराफिना शादी कर रहे थे, उस लुक्खे ने वहां भी आकर बहुत ही गंदी भसड़ मचा दी थी। उसकी जगह मुझे उसके सबसे बड़े फट्टू आशिक कॉल्डवेल का सामना करना पड़ा। वो बचपन से लेकर कॉलेज तक सेराफिना का क्लासमेट और एक पड़ोसी था और हमेशा उसके पीछे कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते घूमता था। जिस दिन मैं और सेराफिना शादी कर रहे थे, उस लुक्खे ने वहां आकर बहुत ही गंदी भसड़ मचा दी थी और शादी के बाद भी वो हमारे मोहल्ले में अक्सर बिना बात के फालतू मंडराता रहता था। इतना ही नहीं, मेरे मरने के बाद उस डेढ़ शाणे ने सेराफिना को बहुत बार प्रपोज किया कि वो देखभाल करेगा। साला कमीना सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सेराफिना ने उसकी सरेआम बेइज्जती करके उसे भगा दिया। कॉल्डवेल यही वो छपरी इंसान है जो आज वहां खड़ा है। ये बिजनेस डिपार्टमेंट की 6ठी क्लास का है और इसका नाम कैलिन है। मैंने तेरे लिए इस बंदे की सारी जन्म कुंडली पहले ही निकाल ली है।
बारनबी ने मेरी तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कॉल्डवेल को बताया कि वो उसकी देखभाल करेगा। साला कमीना सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सेराफीना ने उसकी सरेआम बेइज्जती करके उसे भगा दिया। कॉल्डवेल, यही वो चवन्नी छाप और छपरी इंसान है। ये बिजनेस डिपार्टमेंट की 6ठी क्लास का है और इसका नाम कैलिन है। मैंने तेरे लिए इस बंदे की सारी जन्म कुंडली पहले ही निकाल ली है, बारनबी ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बताया। अच्छा, तो यही वो है। कॉल्डवेल ने अपनी बाहें ऐसे चढ़ाई जैसे कोई बहुत बड़ा गेम आज बजाने वाला हो और सीधा मेरे मुंह के सामने आके खड़ा हो गया। तो तू ही वो कैलिन है? उससे दूर ही रह, वरना आज तेरा गेम बजा दूंगा मैं। मेरी सेराफिना से एकदम दूर रहे। तेरी सेराफिना? क्या वो तेरी कोई सगी बहन लगती है या बड़ी दीदी? वो छपरी नल्ले, क्या आज तू मुझसे सरेआम बीच सड़क पर पीटने का जुगाड़ मांग रहा है? मेरी इस खतरनाक बेइज्जती से कॉल्डवेल का खून खौल गया। उसने अपनी बाहें ऊपर चढ़ाईं और सीधे मेरे एकदम चमकते हुए कड़क और सुंदर चेहरे पर अपना भारी मुक्का पूरी ताकत से दे मारा। लेकिन जैसे ही मैं उसको कूटने के लिए एकदम तैयार हुआ, मैंने अचानक सेराफिना को ऊपर से सीढ़ियों से नीचे हमारी तरफ चलते हुए देख लिया था। यह देखकर मैंने तुरंत अपने हाथ वापस खींच लिया और मन में सोचा कि क्यों ना बेचारी वाला पुराना तमाशा किया जाए। बस कॉल्डवेल को मुझे एक बार शांति से मुक्का मार लेने देते हैं। अगर सेराफिना मुझे पिटता देखेगी तो उसका दिल मेरे लिए पक्का बुरी तरह तड़प उठेगा। क्या पता वो मुझे सहारा देकर दवाखाने के अंदर तक भी ले जाए और मुझसे बहुत ही प्यार से चिंता वाले कई सवाल पूछेगी। इस तगड़े जुगाड़ से हमारा रिश्ता एकदम रॉकेट की रफ्तार से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मेरी खोपड़ी में बस यही एक सबसे खतरनाक और शानदार बवाल जुगाड़ चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर वहां कुछ ऐसा भयंकर और अजीब अजूबा हो गया जिसकी मैंने सपने में भी कोई उम्मीद नहीं की। कॉल्डवेल का भारी मुक्का जब मेरे कड़क चेहरे से एकदम थोड़ा सा ही दूर था, तभी अचानक उसका पैर बहुत ही मजे से फिसल गया और पूरा नजारा ही एकदम बदल गया। उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी ऐसी वाट लगी कि वो सीधा मेरे सामने अपने घुटनों के बल एकदम भिखारी की तरह बैठ सा गया था। बिल्कुल उसी समय सेराफिना वहां आ गई और जमीन पर बुरी तरह से गिरे हुए कॉल्डवेल को घुटनों पर बैठे देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया था। सच कॉल्डवेल, तू उसके सामने अपने घुटनों पर क्यों बैठा है? क्या तूने उसके साथ कोई ऐसी खतरनाक हरकत की है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है? कॉल्डवेल रोना चाहता था और शर्म से बचने के लिए किसी चूहे के बिल में छिपना चाहता था। मैंने कहा कि इस फट्टू पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, चल कुछ खाना खा लेते हैं। मैंने सेराफिना के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही आराम से उसका झोला उसके हाथों से ले लिया और उसे अपने खुद के भारी हाथ पर प्यार से लटका भी लिया था। अरे, मैं इसे खुद भी उठा सकती हूँ। सेराफिना ने अपने झोले से नीचे लटक रहे उस गुलाबी रंग के एकदम प्यारे और बहुत मुलायम से छोटे खरगोश को घूर कर देखा ही था। उसे लगा कि मुझ जैसे एकदम लंबे और खूंखार दिखने वाले बंदे के हाथ में ऐसा बच्चों वाला झोला लटकता हुआ बहुत ज्यादा अजीब और भद्दा लग रहा था। लेकिन जब सेराफिना ने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को छुआ तो वो अचानक सुन्न पड़ गई कि मेरा हाथ कितना कड़क और एकदम असली लोहे जैसी ताकत वाला लग रहा था। ऐसा नहीं था कि पिछली जिंदगी में उसने इसे कभी छुआ नहीं था। हर बार जब मैं शराब पीकर एकदम धुत होता था तो वही मुझे सहारा देकर पूरे लंबे रास्ते से मेरे घर तक लाती थी। मेरी बदबूदार उल्टियों वाली कमीज उतारकर मुझे नए कपड़े पहनाती थी। सिर्फ छुआ ही नहीं था, बल्कि जब मैं मुर्दे की तरह सोता था तो उसने चुपके से मुझे बहुत ही प्यार भी किया हुआ था। सच, बेशक उसका ये प्यार मेरे माथे और गालों तक ही सीमित रहता था। रही बात मेरे होठों की, तो उसने इसके बारे में सोचा जरूर था, लेकिन वो शर्म से एकदम पानी पानी हो जाती थी। मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सेराफिना के माथे पर रख दिया। अब तो बेचारी लड़की पूरी तरह से मेरे खेल में फंस चुकी थी। ना सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसके कान और गर्दन भी एकदम लाल टमाटर हो गए थे। और फिर जैसे ही उसे एकदम से होश आया, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने तुरंत मुझसे एक सुरक्षित दूरी बनाने के लिए जल्दी से 2 कदम पीछे ले लिए और बोली, आज धूप थोड़ी ज्यादा ही तेज है, गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, सच में यार। सेराफिना बोलते हुए बुरी तरह से हकला रही थी और उसका छोटा सा दिल दोगुनी रफ्तार से बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। आखिर कल ही तो वो मुझे अपनी कड़क तस्वीरें और रात को प्यार भरे संदेश भेज रहा था और अब वो मेरे साथ इतने ज्यादा करीब होने का बहुत ही अजीब दिखावा कर रहा है। सच में ये वो कैलिन तो बिल्कुल भी नहीं था जिसे वो अपनी पुरानी जिंदगी से जानती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप सच में बहुत ज्यादा ही तेज और कड़क थी। मैंने अपना सिर ऊपर किया और आसमान में चमकते सूरज को देखा। चल, मैं तुझे एक अच्छे ढाबे पर ले चलता हूँ। वहां का माहौल एकदम एक नंबर और बहुत ही शानदार होता है। वहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और साफ भी होता है। मेरी पक्की बात है कि तुझे वहां का खाना पक्का पसंद आएगा। ये कहकर मैं धूप वाली तरफ बहुत तेजी से चलने लगा ताकि मैं अपने 183 सेंटीमीटर लंबे शरीर से सेराफिना के लिए उस कड़क धूप को रोक सकूं। शुरू में तो सेराफिना ने मेरी इस हरकत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था यार। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं उसे धूप से बचा रहा हूं। लेकिन बाद में उसे आखिरकार ये बात अच्छी तरह से समझ में आ ही गई कि वो पूरी तरह से मेरी परछाई के अंदर चल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक अजीब सा इत्तेफाक ही है, लेकिन जब वो तेज चली तो मैं भी तेज चलने लगा। जब वो धीमी हुई तो मैंने भी अपनी रफ्तार कम कर दी। मैं बस पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मेरी परछाई में ही रहे हमेशा। वो सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेराफिना का दिमाग दही हो गया था। उसने चुपके से अपनी नजरें उठाईं और मुझ पर अपनी एक बहुत ही कातिलाना नजर डाली थी यार। उसने उस जवान लड़के को धूप में सीना ताने खड़े देखा, जिससे एकदम भारी सुरक्षा और सुकून की झकास लहर आ रही थी। हम आ गए, यही वो ढाबा है। मैंने रुककर उसे ये बढ़िया सी जगह दिखाई। मैं अपनी जगह पर रुका, पीछे मुड़ा और देखा कि सेराफिना का चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो गया था। हाँ, धूप तेज थी,
लेकिन इतनी भी भयंकर गर्मी नहीं हो सकती थी ना। इसी पल सेराफिना ने अपने ठीक सामने वाले उस शानदार ढाबे को एकदम फटी आंखों से देखा और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसका फ्यूज उड़ गया हो और उसे कुछ भी पल्ले न पड़ रहा हो। वह इस ढाबे पर हमेशा आती रहती थी और उसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और आज वो लड़का उसे सीधा इसी जगह पर लेकर आ गया था। सच, उसे ये बात पहले से कैसे पता हो सकती है? बिल्कुल नामुमकिन, ये पक्का सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। बाहर धूप में भुनना बंद कर और जल्दी से अंदर चल। मैंने एकदम टशन में उसे अंदर चलने को कहा। मैंने बहुत ही आराम से सेराफिना का हाथ पकड़ा और ढाबे के अंदर चला गया। हमने एक खाली और शांत कोना ढूंढा और वहां मजे से जाके बैठ गए थे हम दोनों। मैंने खाने की पर्ची सेराफिना के हाथ में दी और बोला, तुझे जो भी खाना है वो बेझिझक मंगवा ले। आज मेरी तरफ से दावत है, इसलिए तू ही पसंद कर ले। सेराफिना ने वो पर्ची मेरी तरफ वापस सरका दी। तो फिर मैं एक सरसों वाली खट्टी मछली मंगा लेता हूँ। मैंने बिना ज्यादा सोचे खाने की चीज का नाम बता दिया। यह सुनकर सेराफिना एकदम से सुन पड़ गई, क्योंकि मुझे असल में खट्टी मछली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही खट्टी मछली उसकी सबसे ज्यादा मनपसंद खाने की चीज हुआ करती थी। ये बहुत अजीब था। कमल की जड़। मैंने एक और चीज का नाम लिया। सेराफिना ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई कि इस लड़के को वो सारी चीजें कैसे पता हैं जो मुझे खानी बहुत ज्यादा पसंद है। सच में यार, लेकिन उसकी पसंद में कमल की जड़ तो थी ही नहीं। रुकिए, असल में ये भी एक ऐसी चीज थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती ही थी। शहद वाले मीठे आलू के पकौड़े, भुना हुआ बत्तख, शाकाहारी मांस और हमारे लिए एक बढ़िया सी मछली की तरी भी ले आना। मैंने ये सब एक ही सांस में वहां बोल दिया था। इस समय सेराफिना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उसकी सबसे ज्यादा मनपसंद थीं। आखिर मुझे ये सब बातें कैसे पता चल रही थीं? ये सोचकर वो एकदम पागल हो रही थी। कुछ मिनटों तक ख्यालों में खोए रहने के बाद सेराफिना सच में खुद को नहीं रोक पाई और पूछ लिया कि तुझे कैसे पता कि मुझे ये सब खाना पसंद है? लेकिन मुझे ये सब कैसे नहीं पता होगा? हमारी पिछली जिंदगी में मेरे मरने के बाद न जाने किस अजीब से कारण की वजह से मैं उसके पीछे ही रहता था। मैं सिर्फ सेराफिना के साथ ही रह सकता था, जैसे कोई बहुत तगड़ा चुंबक मुझे खींच रहा हो। वो जहां भी जाती मैं बिना अलग हुए पीछे जाता था। इसलिए वो सारी छोटी बातें जो मैं जिंदा रहते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाया था, और मैंने अपने घमंड में आकर जिन चीजों पर कभी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था यार। मरने के बाद 24 घंटे उसके साथ चिपक कर रहने से ये देखना कि वो क्या खाती है, कहाँ रहती है और कैसे घूमती है, इन सब के बाद ना जानना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। बेशक अगर मैं उसे ये दोबारा जिंदा होने वाली पूरी कहानी सुना भी देता तो भी सेराफिना मेरी इस फालतू बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली थी। सच, मैंने बस एक तुक्का मारा था। ये जवाब सुनकर सेराफिना के चेहरे पर साफ लिखा था कि मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करती। बिना देखे किसी एक डिश को सही बताना तो बस एक तुक्का हो सकता है, लेकिन बिना देखे इतनी सारी डिशेस का बिल्कुल 100% सही अंदाजा लगाना सच में कैसे मुमकिन है? गणित के हिसाब से भी ये चमत्कार आखिर कैसे हो सकता है? अगर ये बंदा सच नहीं बताना चाहता तो ठीक है। ये सोचकर सेराफिना ने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन बाहर निकाल लिया था। मैंने अपना सिर आगे बढ़ाया और फिर सेराफिना के खूबसूरत चेहरे के पास जाकर बहुत ही प्यार से बोला कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरी किस्मत बहुत बवाल चल रही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में एक टेस्ट करवाऊंगा। ये सुनकर सेराफिना ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और हैरानी से पूछा, कैसा टेस्ट? मैंने पूरा सस्पेंस बनाते हुए कहा कि तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। बहुत जल्द हमारी मंगवाई हुई सारी डिशेस टेबल पर आ गई। मैंने बहुत प्यार से कहा, ये लो एक मछली का पीस। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और मछली का एक मस्त टुकड़ा सेराफिना के बाउल में डाल दिया। मेरा ये प्यार देखकर सेराफिना सच में सुन पड़ गई। पिछले जन्म में वो सालों तक मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रही थी, पर मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक बार भी उसे अपने हाथों से खाना नहीं परोसा था। सच, उसने एक बार चुपके से अपने मन ही मन ये सपना देखा था कि एक दिन मुझे अचानक इस बात का एहसास होगा कि वो मेरे लिए कितनी अच्छी है और फिर मैं एक नॉर्मल पति की तरह उसे ढेर सारा प्यार दूंगा। लेकिन सच तो यह है कि मेरे मरने तक मैंने कभी भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। ये सारी पुरानी बातें सोचकर सेराफिना के अंदर के जज्बात सच में बेकाबू होने लगे और उसकी खूबसूरत आंखों के किनारे पूरी तरह से लाल हो गए थे। मेरी जान, सच तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? सेराफिना की वाइब बिल्कुल खराब होते देख मैंने फौरन बहुत ही फिक्र के साथ पूछा। वो धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस मेरी आंख में थोड़ी सी मिट्टी चली गई है। सच? सेराफिना ने अपने दिल के अंदर उठ रहे तूफान को बिल्कुल शांत करने की अपनी पूरी कोशिश की। मैंने प्यार से पूछा, आंख में मिट्टी गई है? लाओ मैं फूंक मारकर निकाल देता हूँ। फिर मैं खड़ा हुआ और उसके करीब जाकर झुक गया। मुझे सच में अपनी आंख में फूंक मारते हुए देखकर सेराफिना का खूबसूरत चेहरा उसी वक्त बिल्कुल आग की तरह लाल टमाटर हो गया था और वो घबराकर तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी। तब मैंने अपनी भारी आवाज में कहा, बिल्कुल भी हिलना मत दोस्त। मेरी आवाज में एक अलग सा खौफ और दबदबा था जिसे सुनकर सेराफिना का छोटा सा दिल पागलों की तरह छलांगे मारने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने हाथ से सेराफिना की नाजुक ठुड्डी को भी बहुत प्यार से पकड़ लिया। बॉस, मैंने उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि मैं आराम से फूंक मार सकूं। मेरी हर फूंक के साथ उस बंदी की पलकें बिल्कुल खूबसूरत तितली के पंखों की तरह हल्की सी कांप रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। उसका वो कातिलाना लुक देखकर मेरा दिल पूरी तरह से लट्टू हो गया था। और इस वक्त जिसका दिमाग सबसे ज्यादा पागलों की तरह दौड़ रहा था वो खुद हमारी प्यारी सेराफिना थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मेरी जान, मैं बिना पलक झपकाए बस सेराफिना को ही घूरता रहा और मन ही मन एक बहुत ही खतरनाक चीज सोच रहा था कि ये छोटी बच्ची 80% तो मेरे ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो चुकी है, बस अभी शर्माने के चक्कर में बोल नहीं पा रही है। वैसे भी प्यार का इजहार करने वाला ये काम लड़कों पर ही ज्यादा सूट करता है। मुझे बस एक बहुत सही मौके की तलाश करनी होगी।
ठीक है, अब मेरी आंख पूरी तरह से ठीक है। ये बोलते हुए सेराफीना ने झटके से मेरा हाथ दूर हटा दिया। उसका बहुत ही तेजी से धड़कता हुआ दिल ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही सेकंड उछलकर सीधे उसके गले से बाहर आ जाएगा। इस वक्त सेराफीना का पूरा दिमाग पूरा खिचड़ी बन चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। कल से लेकर आज तक मेरे अजीब बर्ताव की वजह से उसके लिए मुझे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हमारे पिछले जन्म में तो ये कहानी बिल्कुल भी इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। मेरे प्यारे दोस्त, खाना खत्म करने के बाद सेराफीना बस दौड़कर वापस स्कूल भाग जाना चाहती थी। अगर वो इसी तरह मेरे साथ और ज्यादा देर तक बाहर ऐसे घूमती रही तो उसे इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि कहीं वो दोबारा कोई फालतू झूठी उम्मीद न पाल ले। उसे लगने लगेगा कि सच में मेरे दिल में उसके लिए कुछ खास प्यार वाली फीलिंग्स आ चुकी हैं। सच, अपने पिछले जन्म में वो हर वक्त मेरी परछाई बनकर मेरे साथ खड़ी रही, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन अचानक मुझे उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन आखिर में उसका वो सपना सिर्फ एक बहुत ही बड़ा मजाक बनकर रह गया, जो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल से किस्मत ने साथ दिया और उसे ये नया जन्म मिला था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी ये जिंदगी भी पिछले जन्म की तरह बिल्कुल बर्बाद हो जाए, इसलिए उसे मुझसे बहुत दूर रहना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, काफी दूर। आज दोपहर को हमारी स्केचिंग की क्लास है, तो मैं तैयारी करने के लिए जल्दी वापस जा रही हूँ। सेराफीना ने वहां से जाने के लिए अभी मुश्किल से एक कदम ही बढ़ाया, तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया और मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम सच में भूल गई कि मैंने खाना खाते वक्त तुम्हें क्या भारी बात बताई थी? मैंने तुम्हें बताया था कि इन 2 दिनों में मेरी किस्मत बहुत कड़क चल रही है। तुम्हें यकीन नहीं था ना, इसलिए मैं तुम्हें वो टेस्ट करवाने के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्त, कुछ मिनट बाद मैं सेराफीना को सीधे चाओ ताई फुक नाम के एक बहुत बड़े ज्वेलरी स्टोर के बिल्कुल सामने लेकर आ गया। वो पूरे कंफ्यूजन में आकर बोली, तुम मुझे इस महंगी जगह पर क्यों लेकर आए हो? उसके दिमाग का दही हो रहा था। जरा वहां देखो। मैंने गेट के पास लगे हुए उस बड़े से बैनर की तरफ इशारा किया। वहां एक लकी ड्रॉ का इवेंट चल रहा है। पहला बम्पर इनाम जीतने वाले को स्टोर से एक बहुत शानदार चीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। वो बोली, ऐसा इनाम जीतना हम दोनों के लिए नामुमकिन है मेरी जान। खुद ही देखो वो लकी ड्रॉ वाला डब्बा कितना बड़ा है और एक आईडी कार्ड से बस एक ही बार पर्ची निकाल सकते हैं मेरे भाई। ज्यादातर ऐसे बम्पर इनाम तो हमेशा इनके खुद के अंदर वाले स्टाफ वाले ही चुपके से अपनी जेब में डाल लेते हैं। सेराफीना के हिसाब से हमारा ये बड़ा वाला लकी ड्रॉ जीतना पूरी तरह से 100% बिल्कुल नामुमकिन वाला काम था मेरे बिडो। तो तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं ये इनाम जीत सकता हूँ? चलो फिर शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे एक किस देनी ही होगी। बोलो, मंजूर है? मेरी शर्त सुनकर सेराफीना पूरी तरह सुन पड़ गई और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो मन में सोची, ये बंदा पक्का बस मजाक कर रहा है ना सच? भला वो मुझसे किस क्यों मांगेगा? वो पक्का मेरे साथ सिर्फ मजे ले रहा है। हाँ, सच में पक्का यही कोई बात रही होगी गुरु। यह सोचते ही सेराफीना की आंखों में एक कड़वा दर्द आ गया। वो बोली, और अगर तुम नहीं जीते तो मैंने बहुत ही प्यार से कहा तो फिर मुझे खुद तुम्हें एक मस्त किस करना पड़ेगा गुरु। जब मैंने ये कहा तो मेरी नजरें सीधा सेराफीना के उन प्यारे लाल होठों पर टिकी थी। सेराफीना के होठों की बनावट सच में पैदाइशी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सच में कातिलाना थी। मेरे प्यारे भाई, जब वो स्माइल नहीं कर रही होती थी तब भी वो होंठ बहुत मीठे और चूमने लायक लगते थे। ये बात सुनकर सेराफीना ने एक बार फिर मुझे बहुत गुस्से से घूरा। मेरी जान, बिल्कुल सच। फालतू की बकवास करना बंद करो और पर्ची निकालो, इसके बाद मुझे वापस स्कूल भी जाना है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम मुझे किस करने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हो रही हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और पूरे टेशन में एक पर्ची निकाली। उसी वक्त सेराफीना ने टाइम देखने के लिए अपना फोन चेक किया। सच, क्लास शुरू होने में मुश्किल से सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। वो और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी। ठीक उसी वक्त मैंने ड्रॉ वाली वो पर्ची खींचकर सीधे उसके चेहरे के सामने कर दी ताकि वो खुद उसे अच्छे से पढ़ सके। मेरे भाई, मैंने कहा, लो इसे तुम खोलो। सेराफीना ने अपना सिर हिलाया और एक बहुत बोरिंग से एक्सप्रेशन के साथ उसने जल्दी से वो कागज की पर्ची खोल ली थी। वो बस ये बोलने ही वाली थी। देखा, मैंने कहा था ना कि जीतना नामुमकिन है। ये शब्द सच में बिल्कुल उसकी जुबान की नोक पर ही रखे थे मेरे गुरु। लेकिन रिजल्ट क्या था? उसने देखा कि उस पर्ची पर बहुत बड़े अक्षरों में 3 भारी शब्द छपे हुए थे। पहला, बम्पर इनाम मेरी जान सच। पर्ची देखते ही सेराफीना की आंखें हैरानी से बहुत बड़ी गोल हो गई। उसे अपनी खुद की आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने सच में ये सबसे बड़ा और भयंकर वाला इनाम जीत लिया है। वो हकलाते हुए बोली, तुम ये कैसे सेराफीना का? वो एकदम क्यूट और हैरान करने वाला रिएक्शन देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके सिर के बाल पूरी तरह बिगाड़ दिए। देखा, मैंने कहा था ना, इन 2 दिनों में मेरी किस्मत एकदम कड़क चल रही है। उधर सेराफीना का भी शौक के मारे बहुत ही गंदा फ्यूज उड़ गया था। वो एकदम सुन्न पड़ गई कि मैं इस वक्त उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। ख्यालों से बाहर आ और अब जल्दी जाकर अपना इनाम चुन ले, क्लास भी बस शुरू होने वाली है मेरी जान। मैंने सेराफीना को इनाम वाले उस खास सेक्शन की तरफ भेज दिया था। वहां सेक्शन में बहुत कम चीजें थीं, बस कोई 1 दर्जन गिने चुने और एकदम लिमिटेड धांसू मॉडल्स ही तो वहां पर रखे हुए थे। तुम ये इनाम किसके लिए चुनने वाले हो? सेराफीना ने मुझसे पूछा। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही वो आगे बोली, क्या तुम ये चीज अपनी आंटी को देने वाले हो? सच बता दो। मैं अपनी बीवी को देने वाला हूँ। मैंने सीधा सेराफीना की आंखों में देखकर ये बात बोली। मेरी बात सुनकर सेराफीना की आंखों की पुतलियां शौक से हैरानी में पूरी तरह फैल गई थीं। इस बात का क्या मतलब था? ठीक है, मैं बस तुम्हारे मजे ले रहा था। मैं ये तुम्हारे लिए ही चुन रहा हूँ। मुझे अब गहराई से इस बात का कड़क एहसास हो रहा था। सेराफीना के चेहरे के वो छोटे भाव सच में बहुत ज्यादा प्यारे थे यार। मैं उसे जितना ज्यादा देखता था मुझे वो उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरे लिए मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे इतने करीब भी नहीं हूँ।
ये सुनकर सेराफिना का दिल सच में पागलों की तरह छलांगे मार रहा था। मैंने अभी जो बोला उसे गलत समझना बहुत आसान था ना। पहले वो कहता है कि वो इसे अपनी बीवी के लिए चुन रहा है और अब वो उसे कह रहा है कि वो इसे उसके लिए चुन रहा है। अगर सीधे गणित का हिसाब लगाएं तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी बीवी मतलब वो खुद है अपनी पिछली जिंदगी में वो मेरी बीवी थी, पर वो अभी इस वक्त तो नहीं थी ना। जब सेराफिना के दिमाग में बुरी तरह से भसड़ मची हुई थी, मैंने सेल्समैन से कांच के डिस्प्ले बक्से में से एक अंगूठी बाहर निकालने को कहा। मुझे ये वाली अंगूठी ही चाहिए भाई, इसे पैक कर दो। सेराफिना की नजरें मेरे हाथ में मौजूद उस अंगूठी पर अटक गईं। वो मन में सोचने लगी कि मैंने अंगूठी ही क्यों चुनी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले से किसी लड़की को पसंद करता हूं? तो क्या यही वजह है कि पिछली जिंदगी में मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया था? अचानक उसके दिल में तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वो अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उसे समझ आ गया, कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं पिछली जिंदगी में उसके साथ हमेशा इतना खड़ूस क्यों रहता था। बात यह थी कि मैं पहले से दिल में किसी और से छुपकर सच्चा प्यार करता था। बस मैंने कभी ये बात किसी को बताई ही नहीं। कैलिन, इसने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। पिछली जिंदगी से भी बहुत ज्यादा बदतर हो गया है ये। वो असल में उसे अपने साथ अंगूठी चुनने में मदद करने के लिए खींच लाया ताकि वो अपनी पसंद की लड़की को दे सके। ये सोचते हुए सेराफिना की प्यारी आंखें आंसुओं से नम हो गईं। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वो बस वहां से भागने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर वो पहले से ही किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसका हाथ क्यों पकड़ रहा है? इससे पहले कि सेराफिना अपना हाथ झटके से वापस पीछे खींच भी पाती, उसने अपनी आंखों से देखा जब मैंने वो अंगूठी सीधे उसकी उंगली में पहना दी। सेराफिना पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और अपनी उस खास उंगली पर मौजूद अंगूठी को एकदम खाली आंखों से घूरती ही रह गई। उसके दिमाग का पूरी तरह बैंड बज गया और उसने काम करना बंद कर दिया। क्या मैं ये अंगूठी अपनी पसंद की लड़की को नहीं देने वाला था? फिर वो ये उसे क्यों देगा? क्या तुम्हें ये पसंद आई? मैंने सेराफिना के हाथ में सजी उस अंगूठी की तरफ प्यार से देखा। मुझे याद आ गया कि कैसे हमारी पिछली जिंदगी में सेराफिना उस डंपर से शादी की उस एक अंगूठी के चक्कर में टक्कर खाकर मारी गई थी। पसंद है? सेराफिना ने बिना कुछ सोचे एकदम से तुरंत जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद सेराफिना ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए ना में मना करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं इस अंगूठी को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकती यार। सेराफिना ने उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर सेराफिना का हाथ वापस झपटकर अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। ये तो लड़कियों के पहनने वाली एक खास चीज है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे ये अंगूठी किसे देनी चाहिए? क्या मैं ये अपनी बहन को दे दूं? वो तो बिल्कुल गलत लगेगा। क्या इसे अपनी मम्मी को दे दूं? मेरे पापा पक्का मेरी मम्मी पर शक करेंगे। लेकिन ये एक अंगूठी है, मैं इसे नहीं ले सकती। खैर, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन सभी चुनी हुई चीजों में से इस अंगूठी की कीमत सबसे ज्यादा तगड़ी थी, चूंकि एकदम मुफ्त मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे महंगी वाली चीज ही चुननी चाहिए ना। सेराफिना को आखिरकार अब मेरी पूरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई। हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये एक अंगूठी है। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये वहां की सबसे ज्यादा महंगी चीज थी और वो यहाँ बेवकूफों की तरह ये सोच रही थी कि मैं जानबूझकर उसे एक अंगूठी तोहफे में देना चाहता था। अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन इसे बस कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर ऐसे अजीब तरीके से ये बात बोली। तुम कितने बड़े खर्चीले इंसान हो। तुम्हें आखिरकार इतना बड़ा शानदार इनाम मिला है और तुम उसे बस ऐसे ही कचरे में फेंक दोगे क्या? हाँ, मैं काफी खर्चीला और लापरवाह हूँ, इसलिए फ्यूचर में मुझे किसी ऐसे खास इंसान को ढूंढने की जरूरत है जो मुझ पर अपना कंट्रोल रख सके और मेरी लगाम कस सके। मैंने गहरे प्यार और चाहत से भरी नशीली नजरों से सेराफिना को लगातार घूरा। हम दोनों के बीच की दूरी इस वक्त इतनी ज्यादा कम थी कि मैं क्या ही बताऊं। इतनी कम दूरी थी कि सेराफिना सच में मेरी आंखों के पार देखकर उनके अंदर छुपी हुई अपनी खुद की उस बेहद खूबसूरत परछाई को बहुत ही आसानी से देख सकती थी, जिसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी और उसे फिर से शर्माने पर मजबूर कर दिया। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या मुझे अभी उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ये एक एकदम परफेक्ट मौका था, लेकिन सच कहूं तो आज ऑफिशियली हमारा एक दूसरे को जानने का बस दूसरा ही दिन था। क्या ऐसा करने से वो बुरी तरह से डरकर भाग नहीं जाएगी? शायद मुझे अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हाँ, किक्सी फेस्टिवल यानी चाइनीज वैलेंटाइन डे भी तो बहुत जल्दी ही आने वाला है ना। मैं उसी दिन अपने प्यार का पक्का इजहार करूंगा यार। मुझे एकदम कड़क तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी। उसे एक ऐसा रोमांटिक प्रपोजल दूंगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में मरते दम तक कभी भी नहीं भूल पाएगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए अपने स्कूल के गेट तक पहुंच गए। मैंने सेराफिना को पूरे रास्ते चलकर एकदम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ने की जिद पकड़ ली थी, जो पूरी भी हुई। जल्दी करो और अपनी क्लास में जाओ, तुम्हें बहुत देर हो रही है। सेराफिना ने अपने हाथ में अंगूठी को कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या तुम कुछ जरूरी चीज नहीं भूल रहे हो? मैंने सीधे सेराफिना के खूबसूरत और रसीले होठों की तरफ घूरते हुए कहा। सेराफिना ने अपना सिर घुमाया और उसने बिल्कुल वही जगह देखी जहां मेरी नशीली नजरें एकदम मजबूती से टिकी हुई थी। तभी उसे बहुत देर से उस शर्त की याद आई जो हमने लगाई थी कि अगर वो हारी तो उसे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा चुंबन देना होगा। ऐसा नहीं था कि उसने मुझे पहले कभी किस नहीं किया था, लेकिन वो सारे छुपकर किए गए हमले थे जब मैं नशे में धुत होकर सो रहा होता था। ऐसे खुलेआम सबके सामने उसे चूमना, सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और अजीब बात है ना? जल्दी करो और मुझे किस करो, क्लास शुरू होने वाली है। मैंने अपना चेहरा एकदम सेराफिना के मुंह के बहुत ही करीब झुका दिया। इस वक्त सेराफिना का दिल सच में अपनी आम रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेज धड़क रहा था। ये देखकर कि सेराफिना ने काफी देर तक कोई भी कदम नहीं उठाया,
मैंने जानबूझकर मजे लेते हुए उसे छेड़ा, क्या तुम हमारी इस शर्त से पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? मुझे सच में तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जियांगचिंग यूनिवर्सिटी की शानदार और धांसू कैंपस क्वीन असल में अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाएगी। मेरी ये कड़क बात कहने के ठीक बाद ही सेराफीना अपने दोनों पैरों के पंजों के बल खड़ी हुई अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर लीं और मेरे होठों के ठीक कोने पर एक बहुत प्यारा सा किस कर दिया। फिर अपने उस पके हुए टमाटर की तरह एकदम लाल चेहरे को हाथों से ढकते हुए वो वहां से शर्माकर भाग गई। मैं बस एक पल के लिए सुन रह गया और फिर मैंने अपना हाथ उठाकर अपने होठों के उस खास कोने को प्यार से छुआ। मैं अपने होठों को ऊपर की तरफ मुड़ने यानी मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाया यार। मैंने उसे सिर्फ मुझे चूमने के लिए कहा था, वो कहीं भी चूम सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे वहां पर चूमेगी। वो पक्का पहले से ही मुझ पर बुरी तरह से लट्टू। मुझ पर फिदा होने का मतलब है कि किक्षी फेस्टिवल में उस बंदी का प्रपोजल एकदम फिक्स है। गुरु तभी अचानक क्लास की घंटी बजी और मैं एकदम मस्त मूड में था। मैं अपनी ही धुन में मगन होकर कोई मस्त पुराना गाना गुनगुनाता हुआ बहुत ही आराम से अपनी क्लास वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। पर मुझे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी मेरे दोस्त कि उसी वक्त वो चवन्नी छाप कोल्डवेल एक पेड़ के पीछे छुपकर मुझे एकदम खूंखार और गुस्से वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखें नफरत के मारे पूरी तरह से बाहर निकलकर आ रही थी बॉस। उस ढक्कन ने पूरा तमाशा साफ देखा था और ये सोचकर उसकी नस फटी जा रही थी कि जिस बंदी पर वो लट्टू था उसने आगे बढ़कर दूसरे बंदे को चूम लिया। कोल्डवेल का तो बस यही मन कर रहा था कि वो मुझे जमीन पर पटककर मेरे मुंह को एकदम किसी गंदे पोंछे की तरह इस्तेमाल करे। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि वो मुझे इस हरकत के लिए बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैं एक चिपकू की तरह सेराफीना के साथ घर जाने के लिए चिपका हुआ था बॉस। ढलते हुए सूरज की शानदार रोशनी के नीचे हम दोनों की परछाइयां एकदम लंबी होकर एक दूसरे में पूरी तरह से मिल रही थी और वो पूरा नजारा सच में कतई जहर लग रहा था। सेराफीना ने मेरी तरफ देखा क्योंकि मेरा नया एटीट्यूड पिछले जन्म के मुकाबले एकदम अलग था, जिसे देखकर उसकी भी एक पल के लिए हवा टाइट हो गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या ऊपर वाले ने उसकी पिछली जिंदगी का बुरा तमाशा देखा था जहां उसकी किस्मत में भारी पनौती थी। शायद इसीलिए भगवान ने उसका ये खास नया जन्म तय किया है ताकि मैं अपनी पुरानी सारी गलतियों को सुधार सकूं। अगर सच में उसका ये अंदाजा 100% एकदम सही है, अगर मैं इस वक्त सच में उस पर लट्टू हो रहा हूं तो क्या उसे मेरा प्रपोजल मान लेना चाहिए? ठीक इसी वक्त सेराफीना के अंदर की सारी फीलिंग्स पूरी तरह से उलझ चुकी थी। सच मतलब उसके दिमाग का दही हो गया था। एक तरफ तो वो अपने दिल को मेरे लिए धड़कने से बिल्कुल रोक नहीं पा रही थी, पर दूसरी तरफ उसे पुराना डर सता रहा था क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसे बहुत भयंकर वाला दर्द दिया था और वो फिर से वही लोचा नहीं चाहती थी। तभी मैंने पूछा, आज जो अंगूठी मैंने दी थी वो आखिर कहां पर है? मेरे इस अचानक वाले सवाल से सेराफीना की सोच एकदम टूट गई। मैंने बहुत पहले ही ये बात नोट कर ली थी कि उसने हाथ में अंगूठी नहीं पहनी थी। मैं खुद से सोच रहा था कि क्या उसे मेरा वो खास डिजाइन एकदम बकवास लगा। वो धीरे से बोली, काम करने में दिक्कत हो रही थी इसलिए उतार दी। मैंने झट से पूछा, दिक्कत कैसी दिक्कत यार, बताओ भला इसमें क्या परेशानी है या फिर तुम्हें वो अंगूठी सच में बहुत गंदी लगी? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं वो अंगूठी सच में बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आई। अगर पसंद है तो फिर इसे अपने हाथ में पहन कर रखो ना। मैंने वो अंगूठी जानबूझकर उसे दी थी ताकि मैं अपना दबदबा और भौकाल सबके सामने अच्छे से सेट कर सकूं मेरी जान। ये बताने के लिए कि ये कड़क बंदी अब ऑफिशियली मेरी हो चुकी है। वो प्यार से बोली, मैंने इसे अपने गले में पहन रखा है ना सच? फिर सेराफीना ने अपनी शर्ट के कॉलर से वो अंगूठी बाहर निकाल कर दिखाई। अंगूठियां गले में लटकाने के लिए नहीं बनी होती, ऐसा करना तो इस शानदार चीज का एकदम सत्यानाश करने जैसा ही है। रुको, मुझे इसे तुम्हारे हाथों में एकदम सही तरीके से पहनाने दो। ये बोलते हुए मैंने अपने दोनों हाथ सेराफीना की गर्दन की तरफ बढ़ा दिए ताकि मैं उसकी उस गले की चेन को आराम से खोल सकूं। यार हे भगवान, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? सेराफीना का चेहरा अब पूरी तरह से लाल टमाटर बन चुका था। मैं एकदम लंबा और तगड़ी बॉडी वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा था बॉस। मेरे दोनों हाथों के बीच वो पूरी तरह से घिर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बाहों में पूरी तरह समा गई हो। इस खतरनाक फीलिंग से उसका दिल एकदम पागलों की तरह धड़कने लगा, जैसे कोई डरा हुआ छोटा हिरण हो। मैंने कहा, हिलना मत। अगर गलती से खरोंच लग गई तो मेरी आवाज में एक अलग सा खौफ था, लेकिन बहुत सारा प्यार भी था। यह सुनकर सेराफीना का एटीट्यूड उसी वक्त पूरी तरह पिघलकर एकदम पानी बन गया और एक बहुत ही अच्छी बच्ची की तरह उसने सच में हिलना डुलना पूरी तरह से बंद कर दिया और मुझे अपनी गर्दन के साथ आराम से खेलने दिया। मैंने नीचे उस एकदम शांत और प्यारी सेराफीना की तरफ देखा। उसका खूबसूरत चेहरा सीधा मेरे चौड़े सीने की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी वजह से वो फिर शर्माने लगी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मन में सोचा, मैं इस खेल को ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर ये थोड़ा भी और चला तो मेरी असली चालाकी सबके सामने आ जाएगी। वो बोली, क्या अभी तक नहीं खुला? मैंने कहा, तुम्हारे कपड़ों में बुरी तरह फंस गया है बॉस। बस एक सेकंड रुक जाओ, बिल्कुल भी हिलना मत। मैं बिना किसी हंसी के एकदम सीधे मुंह सफेद झूठ बोल रहा था। सच बताऊं तो मैंने उसे बहुत पहले ही मजे से खोल लिया था मेरे भाई, और जानबूझकर इस खतरनाक वाले रोमांटिक पोज को मेंटेन कर रहा था ताकि हमारे बीच की आग जलती रहे। वो घबरा कर बोली, क्या अभी भी ये पूरी तरह से नहीं खुला है? मेरी जान बताओ। सेराफीना ने एकदम टेंशन में आकर अपने होंठ दबा लिए। अगर मैंने जल्दी काम नहीं खत्म किया तो वो सच में डूबते सूरज के बादलों की तरह पूरी लाल हो जाएगी। एकदम सच। मैंने कहा, बस हो गया, थोड़ा और पास आ जाओ, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें थोड़ा और करीब आना होगा। वो झल्लाकर बोली, ये पहले से ही बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है। सेराफीना ने एक गहरी सांस ली और आधा कदम बढ़कर सीधा मेरी बाहों में आ गई। अब हम दोनों के बीच मुश्किल से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही दूरी बची थी बॉस, इससे पहले कि हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में चिपक जाते।
सेराफीना इस खतरनाक नजदीकी को समझ पाती मैंने तगड़ी चाल चल दी और बिना कोई मौका दिए उस कड़क बंदी को एकदम झटके से खींचकर सीधा अपनी बाहों में भर लिया। कसम से तबाही ही थी। उसी वक्त हमारे कानों में एक बहुत ही तेज धड़कते हुए दिल की आवाज गूंजने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो धड़कन उसकी थी या मेरी थी यार। मैं अपनी खुद की दिल की धड़कन को बहुत तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। मेरी बाहों में मौजूद उस लड़की से एक गजब सी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा अगर इतने सेट माहौल में भी मैंने कुछ तगड़ा नहीं किया तो फिर मैं एक असली सिग्मा मर्द कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हूं। 2-3 बार गहरी सांसें लेने के बाद मैंने खुद को दिमागी तौर पर एकदम रेडी किया और फिर अपना सिर नीचे की तरफ झुका लिया और बहुत ही चुपके से उस बंदी के गुलाबी कान पर एक शानदार किस कर दिया। अगले ही पल मेरी बाहों में मौजूद सेराफीना एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त हो गई। उसका वो एकदम नौसिखिया और डरा हुआ रिएक्शन देखकर मुझे अपने दिल में बहुत ही गजब वाली फीलिंग आ रही थी। सच में उस वक्त उसकी वो मासूमियत बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। पर एक समझदार खिलाड़ी को पता होता है कि कब पीछे हटना है। मैंने बिना मन के सेराफीना को अपनी पकड़ से आजाद किया और बोला ठीक है अब ये खुल गया है। सेराफीना एकदम सुन्न होकर सिर्फ मेरी तरफ ही घूरे जा रही थी। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था और सिस्टम को वापस से चालू होने में पूरे 2.5 मिनट का लंबा वक्त लग गया मेरे भाई। उसके तुरंत बाद उसकी आंखें हैरानी से फैलती गई और फिर ज्यादा बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोली तुमने तुमने मुझे अभी किस किया और अपने निचले होंठ को जोर से दबा लिया। उसने अचानक से घबराकर अपने हाथों से अपने उस लाल कान को पूरी तरह ढक लिया। वहां अभी भी ऐसी अजीब सी झंझनाहट हो रही थी जैसे कोई बहुत ही तेज बिजली का झटका लगा हो मेरे भाई। सच शायद गलती से मेरा होठ वहां टकरा गया होगा। मैंने एकदम शरीफ और सच्चे जेंटलमैन वाला मासूम चेहरा बना लिया और बिना किसी शर्म के सफेद झूठ बोला। पर मन ही मन मेरी हवा टाइट थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। कहीं मेरी इस हरकत ने सेराफीना को बुरी तरह डरा तो नहीं दिया यार। मेरे अंदर के दिमाग की उम्र तो किसी बुजुर्ग और पके हुए अंकल जैसी थी, लेकिन इस दुनिया की सेराफीना अभी बस एक छोटी बच्ची है जिसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था और वो मुश्किल से 18 साल की थी। सच में जल्दबाजी शैतान का काम है। वो झिझकते हुए बोली इसका मतलब शायद मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था गुरु। ये कहते हुए सेराफीना ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो मन में सोच रही थी कि आखिर वो क्या बकवास सोच रही थी। मैं तो बस उसकी गले की चेन सुलझा रहा था। हमारे पिछले जन्म में हम दिन रात एक ही छत के नीचे रहते थे और तब भी मैंने एक बार भी अपनी हद पार नहीं की या उसके साथ कोई भी चीप हरकत नहीं की। तो भला इस जन्म में मैं उसका फायदा उठाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। लाओ मैं तुम्हारी वो अंगूठी सही से पहनाने में तुम्हारी पूरी मदद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अंगूठी पहनाने के लिए सेराफीना का हाथ पकड़ा उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसे अपनी उंगली में नहीं पहनना है गुरु। ये कहकर सेराफीना ने अंगूठी वापस अपने हार में डाल ली। ये सब देखकर मैंने खुद से यही सोचा कि हाँ यार मैं भी कुछ ज्यादा ही उतावला था। मैं एकदम बिना सोचे समझे कदम उठा रहा था। बहुत बढ़िया, अब मैंने उसे बेवजह नाराज कर दिया। उसे वापस मनाने का कोई कड़क तरीका सोचना ही पड़ेगा मुझे। मैं बस यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा जैसे कोई लेजर जैसी खतरनाक घूरती हुई नजर सीधे मुझे ही देख रही है। मैंने फौरन तेजी से अपना सिर घुमाया और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे वहां कोई भी ऐसा अजीब या संदिग्ध इंसान नहीं दिखा। कैलिन क्या हुआ? अचानक से सेराफीना ने एकदम से हैरान होते हुए मुझसे पूछा। ऐसा लगा जैसे कोई अभी बुरी तरह घूर रहा था। मुझे सेराफीना ने मेरे उस बेइंतहा और एकदम कहर ढाने वाले बेहद खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर बहुत ही धीरे से कुछ बड़बड़ाई। जब कोई दिखने में इतना ज्यादा रापचिक और गजब का सुंदर लगेगा तो लोगों का तुम्हें ऐसे पागलों की तरह घूरना तो एकदम आम सी बात ही है ना मेरी जान। क्या बोला तुमने? अभी मैंने कहा कुछ भी तो नहीं यार। सेराफीना अंदर ही अंदर बुरी तरह से घबरा रही थी क्योंकि उसकी आवाज अभी कुछ ही पल पहले इतनी ज्यादा धीमी थी कि कोई भी सुन ही ना सके। फिर उसने भला कैसे सुन लिया? क्या इसके कान किसी कुत्ते के डीएनए से बने हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने सच में तुम्हें अभी पीछे कुछ फालतू फुसफुसाते हुए सुना था। कहीं तुम चुपके से मेरी पीठ पीछे मेरी ही कोई बुराई तो नहीं कर रही थी ना? अरे नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं कर रही थी। तो फिर अभी मेरी कसम खाकर बताओ। क्या खाक कसम खाऊं यार? भले ही हम दोनों की ये बातचीत एकदम छोटे बच्चों जैसी बहुत ही ज्यादा बचकानी थी, फिर भी इससे एक बहुत ही प्यारी और एकदम सुकून देने वाली खूबसूरत सी वाइब आ रही थी। वहीं थोड़ी दूर खड़ा कोल्डवेल गुस्से में बुरी तरह से उबल रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जैसे अभी बाहर ही आ जाएंगी और वो बड़बड़ाया धत्त तेरी की। कैलिन साला ये लुक्खा इंसान सच में उसकी देवी जैसी लड़की के साथ पंगे लेने की हिम्मत कर रहा था। जिस बात ने कोल्डवेल का सबसे ज्यादा खून खौलाया वो था सेराफीना का शर्माना। उसने आज से पहले उसे इस तरह कभी भी नहीं देखा था। भले ही वो और सेराफीना दोनों एकदम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे, फिर भी सेराफीना का उसके लिए बर्ताव हमेशा से एकदम बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा और पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाला ही रहा था। उसने कभी घास तक नहीं डाली थी। ये कैलिन के साथ उसके बर्ताव के मुकाबले सच में एकदम जमीन आसमान का बहुत भारी अंतर था। कोल्डवेल भाई सब कुछ पहले से ही पूरी तरह सेट है अपना प्लान। अब हम आराम से अपनी अगली चाल चल सकते हैं। बार्नबी ने बगल से उसे याद दिलाते हुए कहा। उन सब से कहो कि जल्दी जल्दी हाथ पैर मारे भाई। मैं सेराफीना को उस छपरी लुखे को हमेशा के लिए भूलने पर मजबूर कर दूंगा। कोल्डवेल ने अपने दांतों को इतने भयंकर गुस्से में पीसा कि वो लगभग टूटकर धूल ही बन गए थे सच में। ठीक उसी वक्त मैं और सेराफीना बस एक मेडिकल स्टोर से बाहर निकले ही थे कि तभी हमने देखा कि वहां 2 लड़कियां खड़ी हुई थी सामने। एक मेरे बाईं तरफ और एक दाईं तरफ से सीधा मेरी ही तरफ झपट रही थी। वो बोली, ओहो मेरे प्यारे कैलिन, तुम तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो यार। सच में 2.5 दिन बीत चुके हैं और तुम मुझे अब तक ढूंढने क्यों नहीं आए? क्रॉप टॉप पहने हुए उन लड़कियों में से एक ने बहुत ही ज्यादा चिपचिपी और अजीब सी मीठी आवाज में शिकायत करते हुए ये कहा
और वो भी अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मजे लेते हुए मेरी छाती पर मार रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारी याद में पूरी तरह से मरी ही जा रही थी यार, सच्ची मुच्ची। दूसरी लड़की जिसने मिनी हॉट पैंट पहनी हुई थी, उसने अपने होठों को ऐसे सिकोड़ा जैसे कि वो मुझसे किसी चुंबन की मांग कर रही हो, और वो भी बहुत ही बेशर्मी से मेरे सामने खड़ी, जबकि अंधेरे में छिपा कोल्डवेल किसी विलन की तरह मुस्कुरा रहा था। देखते हैं अब तुम सेराफिना को ये सब कैसे समझाते हो। मुझे लगता है तुम लोग किसी गलत इंसान के पास आ गई हो। ये बात बोलने वाला मैं नहीं था, बल्कि ये सेराफिना थी। सेराफिना ने उन दोनों लड़कियों को एकदम बर्फ जैसी ठंडी और साफ नजरों से घूर कर देखा था। मैंने सेराफिना की तरफ बहुत हैरानी से देखा, जो सच में मेरे बचाव के लिए आगे आई थी। मेरे चेहरे पर पूरी तरह से शौक और भयंकर हैरानी का भाव था। बस एक सेकंड पहले मैं अपना दिमाग दौड़ाकर यही सोच रहा था कि मैं सेराफिना को ये सब कैसे समझाऊं, और नतीजा ये निकला कि खुद सेराफिना ने ही ऐसी कड़क बात बोलकर उनका मुंह बंद कर दिया। ओ हेलो, तुम कौन हो बे? क्या तुम कैलिन की कोई नई बंदी हो? उस क्रॉप टॉप वाली लड़की ने अपने हाथों को अपनी कमर पर टिकाकर बड़े अजीब एटीट्यूड में कहा। इस वक्त मुझे लगा कि सेराफिना के सामने इन चीजों को एकदम साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना अगर सेराफिना ने गलत समझ लिया और उसे लगा कि मैं सच में कोई ठरकी या छपरी प्लेबॉय हूं, तो भाई कसम से अगर मैं ब्लीच की नदी में भी कूद जाऊं ना, तो भी मैं खुद को कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं कर पाऊंगा यार। मैंने कहा, सेराफिना, मैं सच में इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जानता। सेराफिना ने अपना सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी जान। वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि मैं किस तरह का इंसान हूं, भले ही उसे नहीं पता था कि इन दोनों लड़कियों का यहां असल में क्या सीन है। वो मेरे असली कैरेक्टर को लेकर एकदम क्लियर थी। सेराफिना के मुंह से ये प्यारी बात सुनकर मेरा दिल इतना ज्यादा पिघल गया कि वो सच में एक पानी का सूप बन गया। भले ही मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि सेराफिना मुझ पर लट्टू है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इस हद तक इतना पसंद करेगी यार। एकदम पक्का, बिना किसी शर्त का भरोसा। ऐसी चीज देखकर तो किसी भी चलते फिरते इंसान का दिल पूरी तरह से भर ही आएगा। सेराफिना, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने सेराफिना के कंधों को एकदम प्यार से पकड़ा और अपनी गहरी नशीली आंखों से उसे लगातार घूरने लगा। सेराफिना भला मेरे इस कड़क और कातिलाना लुक को कैसे ही बर्दाश्त कर पाती यार। जब मैं उसे इतनी शिद्दत और गहराई से देख रहा था, उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरे हाथों को अपने कंधों से झटककर फौरन हटा दिया यार। इसी बीच साइड में खड़ी उन दोनों लड़कियों को हमारे इस रोमांस को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें कुत्ते का खाना ठूस कर खिला दिया हो। एकदम उनका चेहरा बता रहा था कि वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। ओ ए, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें अकेले कैलन को हड़पने का क्या हक है बे? उस क्रॉप टॉप वाली लड़की ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सेराफिना के कंधे पर इतनी जोर से धक्का दिया कि बेचारी सेराफिना अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी यार। मैंने फौरन अपना हाथ बढ़ाया और सेराफिना की उस पतली कमर के चारों तरफ लपेटकर उसे हवा में ही पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो मेरी जान? सेराफिना ने अपना सिर हिलाया। बस फिर ठीक अगले ही सेकंड मैंने उन दोनों फालतू लड़कियों की तरफ एकदम कातिलाना और बर्फ जैसी खतरनाक ठंडी नजरों से घूर कर देखा। तुम्हारी मेरी बंदी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने उसे हाथ लगाने से पहले मुझसे मेरी कोई परमिशन ली थी? मेरी ये बात सुनकर सेराफिना के लाल होंठ हल्के से खुल गए और उसकी आंखों की पुतलियां हैरानी से एकदम चौड़ी फैल गई थीं। उसकी दोनों आंखें एकदम खाली होकर बस मेरी पीठ को ही घूर रही थी। मेरा वो छायादार रूप ऐसा लग रहा था जैसे शाम के उस ढलते हुए खूबसूरत से आसमान में हमेशा के लिए छपसा गया हो। मेरे चेहरे के भाव एकदम तीखे और मजबूत थे, जिसने उसे कभी न महसूस की गई गजब की हिफाजत दी, और वो सेफ फील कर रही थी मेरी जान। जिससे उसका दिल दोबारा से ट्रैफिक में भागने वाले किसी बेकाबू हिरण की तरह एकदम पागलों की तरह धड़कने लगा। उससे अभी माफी मांगो। मैंने उस क्रॉप टॉप वाली लड़की को घूरा जिसने सेराफिना को धक्का दिया था। वो क्रॉप टॉप वाली लड़की मुझसे सच में बहुत डर गई और मुड़कर वहां से भाग गई। वो हॉट पैंट वाली लड़की भी मेरी हवा टाइट करने वाली खतरनाक वाइब से कांप उठी थी, इसलिए वो भी वहां से दुम दबाकर भाग गई। ओए तुम दोनों वहीं रुक जाओ, कैलन रहने दो, उन्हें जाने दो, सेराफिना ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। यार, लेकिन मेरा हाथ पकड़ने के तुरंत बाद ही सेराफिना को आखिरकार इस बात का एहसास हो ही गया कि मेरी बाजुओं के डोले अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और एकदम कड़क हो चुके थे। ये लौंडा पिघल गया भाई। और इसके साथ ही जब मैंने अभी उसे खींचकर अपनी बाहों में लिया था, तो हम एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे, इतने टाइट कि वो सच में लगभग मेरे ही अंदर पूरी तरह से समा गई थी। उस पल उसने बहुत ही करीब से मेरे कड़क डोले को महसूस किया था। सेराफिना ने मेरी भेजी हुई उन 6 पैक वाली तस्वीरों के बारे में सोचा और मन में कहा, क्या वो सच में इसी के थे? मैंने देखा कि सेराफिना की नजरें कहां भटक रही थीं और मुझे वो बॉडी वाली तस्वीरें भेजने वाला पूरा का पूरा कांड एकदम से याद आ गया। पिछली बार जब मैंने कहा था कि मेरे 8 कट वाले तगड़े एब्स हैं, तो तुमने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। ना लो, मैं तुम्हें अभी अपनी असली बॉडी दिखाता हूं जान। ये कहकर मैंने अपनी टी शर्ट को सीधा ऊपर खींचा, जिसे देखकर सेराफिना इतना डर गई कि वो तुरंत मुड़कर वहां से तेजी से भाग गई। तू किस लिए भाग रही है? मैंने सेराफिना को सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए एकदम माथा ठनका कर देखा कि ये लौंडिया पगला गई है क्या, बिना मतलब दौड़ रही। फिर मैंने अपने खुद के शरीर को नीचे देखा और अचानक से मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई कि मैं तो सच में एक नौजवान लड़की के सामने किसी क्रीप की तरह एकदम घटिया और अजीब हरकत कर रहा था। अंधेरे में छिपकर यह सारा तमाशा देख रहे कॉल्डवेल का पूरा चेहरा गुस्से से एकदम जामुनी हो गया और उसका खून खौलने लगा कि आखिर ये नल्ला मेरी बंदी के साथ क्या कर रहा है। धत, तेरी ये तो एकदम नीच हरकत है कॉल्डवेल। क्या हमें बस वहां जाकर उस साले पर सीधा हमला कर देना चाहिए? बारनबी ने उसे अपनी तरफ से एक तगड़ा सुझाव दिया
उस तरीके को एकदम आखिरी रास्ते के लिए बचा के रख। तो फिर क्या तेरे पास कोई और धांसू जुगाड़ है? क्या कल हमारी क्लास उसकी क्लास के खिलाफ एक बास्केटबॉल मैच नहीं खेलने वाली? जब हम उस कोर्ट पे उतरेंगे तो मैं सेराफिना के एकदम ठीक सामने उसकी ऐसी खटिया खड़ी करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा और सरेआम उसका कचरा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वो फट्टू डर के मारे खेले ही नहीं? हे कॉल्डवेल ने एक टेढ़ी और खतरनाक मुस्कान दी और उसके पूरे चेहरे पर जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड और घमंड साफ झलक रहा था। कोई चांस नहीं। वो खेलेगा या नहीं ये फैसला उस छपरी के हाथ में बिल्कुल नहीं होगा। मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि उसे मजबूरी में मैदान पर उतरना ही पड़ेगा। गेम में बजाऊंगा। वहां सेराफिना जो दौड़कर सीधा अपने घर पहुंची थी, उसने शीशे में अपना सेब जैसा लाल चेहरा देखा। हालांकि वो एक ऐसी बंदी थी जो अपनी उम्र के 30वें दशक से दोबारा जिंदा हुई थी। चाहे वो उसकी पिछली जिंदगी रही हो या ये वाली, वो कभी भी किसी के साथ एक सच्चे और असली रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रही थी। एकदम अकेली। अभी मेरे साथ बिताए हुए उन मीठे और एकदम निब्बा निब्बी वाले पलों को याद करके सेराफिना का चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गया था कि वो भी पिघल गई। वो लाली उसकी गर्दन से लेकर उसके कानों के पीछे तक पूरी तरह से फैल गई थी और उसका पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्यालों से बुरी तरह हैक हो चुका था। उसे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारी पिछली जिंदगी जैसा एकदम नहीं था। क्या भसड़ मच गई है ये मेरी जिंदगी में। इस अजीब सी फीलिंग की वजह से उसे मुझसे नफरत भी हो रही थी और प्यार भी। और जैसे ही वो ख्यालों में खोई, उसके फोन पर अचानक मेरे एक मैसेज की घंटी बज उठी। तू किस काम में लगी हुई है? मुझे तेरी आवाज सुननी है। इसे देखकर सेराफिना की सांसें अचानक से थोड़ी गर्म और बहुत ज्यादा भारी होने लग गई थी। उसने खुद को शांत करने में पूरे 2 सेकंड लगाए, फिर अपने लाल होठों को दबाते हुए मुझे रिप्लाई टाइप करना शुरू कर दिया कि आखिर तुझे क्या बीमारी लग गई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे दिमाग में कोई बहुत भारी लोचा चल रहा है। उसे नहीं पता था कि वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन उसे मेरा मूड सच में थोड़ा खराब लगा। असल में सेराफिना का अंदाजा एकदम सही था। मेरे घर पहुंचने के बाद जब मैं अपनी छोटी बहन अलारा को उसका जन्मदिन का गिफ्ट दे रहा था, तब अचानक से मेरी पुरानी यादें मेरी पिछली जिंदगी की तरफ फ्लैशबैक मारने लगी और वो सारा सीन मेरी आंखों के सामने फिर से घूमने लग गया। जब मैं उस खतरनाक बीमारी से अचानक मर गया था, तब अलारा मेरे ताबूत पर कूद पड़ी थी और पूरे दर्द में एकदम बुरी तरह से रो और चिल्ला रही थी। वही वो पल था जब मुझे समझ आया कि अलारा मुझ जैसे बड़े भाई की कितनी फिक्र करती थी, जिससे साला उसका जन्मदिन तक याद नहीं रहता था। कितनी घटिया बात है। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा शर्म और दुख महसूस हो रहा था। कुछ नहीं, बस तेरी याद आ रही थी तो मैंने सोचा तेरी मीठी आवाज सुन लूं। उसकी याद आ रही थी, मैंने सच में बोल दिया कि मैं उसे मिस कर रहा हूं। सेराफिना ने अपना फोन अपनी छाती के बाईं तरफ कसकर दबाया। उसकी तेज और भारी सांसों के साथ उसकी छाती भी ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने देखा कि सेराफिना काफी देर से मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। क्या सीन है? मेरे चेहरे पर अचानक से एक कड़वा और अजीब सा भाव आ गया। कोई शक नहीं कि औरतें हमेशा मर्दों को कचरा क्यों बोलती हैं। मैं उसका जीता जागता पक्का सबूत था। अपनी पिछली जिंदगी में सेराफिना ने छोटी से छोटी बात पर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था और उस पर कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। और अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं उसे पाने के लिए एकदम पागल हूं, पर पकड़ नहीं पा रहा। मैंने टाइम देखा, रात के 11 बजने वाले थे। इतनी देर हो गई, मुझे शायद अब उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैं अपना फोन नीचे रखने ही वाला था कि अचानक से फोन पर एक नए मैसेज की जोरदार घंटी बज उठी। सेराफिना ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था। कैलिन, आखिर तेरा क्या माजरा है और तुझे क्या बीमारी लग गई है? क्या तेरे साथ कुछ बहुत ही खराब हुआ है? उस बंदी की आवाज एकदम मुलायम, मीठी और कानों को बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली थी, कसम से। उसे सुनते ही मेरे अंदर का खतरनाक माहौल एकदम से झक्कास हो गया। मेरी होने वाली बीवी मेरे साथ सबसे तगड़ा और बेहतरीन बर्ताव करती है। मैंने पूरी एक्साइटमेंट में कहा। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे किसी ने मुझे फुल एनर्जी वाला इंजेक्शन लगा दिया हो और मैं उसी वक्त अपनी जगह पर पूरी तरह से चार्ज हो गया। मेरे साथ कोई भी खराब या घटिया चीज नहीं हुई, बस थोड़ी सी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ तेरी प्यारी सी आवाज सुन लूं। उसे बस मेरी आवाज सुननी थी। वो मेरी आवाज क्यों सुनना चाहेगा, उसका तो पल्ले नहीं पड़ रहा। सेराफिना बिना रुके अपने फोन केस पर लगे छोटे छोटे मोतियों को बुरी तरह से खरोच रही थी, उनको एक एक करके निकाल रही थी। अभी उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी बिल्ली उसे अपने तेज नाखूनों से जोर जोर से खरोंच रही हो। ठीक वैसे ही खुजली उसकी उंगलियों में हो रही थी जो फोन को नोचना बंद नहीं कर पा रही थी। कोई चांस नहीं, वो उसे इस तरह से अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने का मौका नहीं दे सकती थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा सांस रुकने से वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। ये सब सोचकर सेराफिना ने अपनी हवा टाइट होने से बचाई और पूरी तरह से बात का टॉपिक बदल दिया। और उसने एक नया मैसेज टाइप किया, मेरी तरफ से अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई देना। ये पढ़कर मेरे मुंह से एकदम भयंकर कंफ्यूजन वाली अजीब सी आवाज निकली। उसे कैसे पता चला कि आज अलारा का जन्मदिन है? मैंने तो उसे ये बात कभी सपने में भी नहीं बताई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मेरी तरह दोबारा जिंदा हुई हो? जैसे ही ये फालतू ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने तुरंत इसे झटक दिया, क्योंकि किसी एक इंसान के भी दोबारा जिंदा होने का चांस या जुगाड़ तो दुनिया में एकदम ना के बराबर है। यह बात मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी और नामुमकिन थी। 2 लोग दोबारा जिंदा हो जाएं, जो भी हो। मैंने तो किसी ऑनलाइन नॉवल में भी ऐसी बकवास और फालतू कहानी के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसके सच होने का चांस एकदम 0 ही होगा, है ना? तो इस फालतू वाले ऑप्शन को तो दिमाग से पूरी तरह निकाल देते हैं। अब बस एक ही इकलौता और असली कारण बचता था। ये सोचते हुए मैंने उसे तुरंत कुछ वॉइस मैसेज भेज दिए। मैंने तुझे पहले सिर्फ इतना बताया था कि मेरी
बहन का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि वो आज ही है, तो फिर तुझे इस बारे में कैसे पता चला? सेराफीना ने घबराहट में तुरंत अपने लाल होंठ खोले। ओह क्रैप, सत्यानाश! वो मेरी बातों के जाल में बुरी तरह फंसती जा रही थी और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने जल्दी से बात पलटने की कोशिश की। किसे पता था कि अपनी हवा टाइट होने पर वो ये भूल जाएगी कि अभी उसे अलारा के जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए था। अब वो इस बड़ी गलती को कैसे समझाएगी? लेकिन इससे पहले कि सेराफीना बचने के लिए अपने दिमाग में कोई भी फालतू बहाना या जुगाड़ सोच पाती, मैंने गेम बजा दिया और उसे एक नया मैसेज ठोक दिया। क्या ये हो सकता है? क्या मैंने ये पकड़ लिया है कि वो मेरी ही तरह दोबारा जिंदा होकर वापस आई है? अब मैं क्या करूं? बहुत डर लग रहा है। क्या हो अगर मैं उससे सीधा यही पूछ लूं? तभी नया मैसेज पहुंचा। क्या ऐसा है कि तू छुप छुप कर मुझ पर लट्टू हो चुकी है? तो तू चुपचाप मेरी पूरी जासूसी कर रही है? सेराफिना एकदम सुन्न पड़ गई। ये सीन तो उसके सोचे हुए प्लान से बिल्कुल अलग और घटिया था। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा डेढ़ शाना बनता है। मैं तो जैसे नल्ले पर कभी छुपकर क्यों फिदा होंगी? क्या मुझ पर क्रश होना एकदम नॉर्मल बात नहीं है? मैं कतई जहर और हैंडसम हूं, ये तो पक्का है। तू सच में खुद से प्यार करने वाला एक बेवकूफ इंसान है। सेराफीना जोर से बड़बड़ाई। लेकिन सच कहूं तो मैं सच में बहुत धांसू दिखता हूं, और अब तो मैं पहले से भी ज्यादा कड़क हूं। दिन में जब हम दोनों एकदम साथ थे तो वो छुप छुप कर मुझे ही ताड़ रही थी। इसकी स्किन सच में कितनी शानदार है, इतनी कि वो लगभग मेरी बराबरी कर रही है, ऐसा उसने मन में सोचा। क्या तू आजकल कोई नया और महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट अपने चेहरे पर रगड़ रहा है? ये मैसेज देखकर मैंने एक शातिर मुस्कान दी। ये छोटी सी बच्ची तो पक्का मेरे मजे ले।